बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। और प्रणाम, मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किया जा रहा है, राष्ट्रगीत का अपमान किया जा रहा है और कोई स्पष्ट कारण भी नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। कोई सीधा तर्क नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन करना है। भारत माता की वंदना के गीत, अपनी धरती को नमन करने वाले गीत का अपमान करना है तो करना है, और किया जा रहा है। और वंदे मातरम का अपमान करने वालों की ढिठाई देखिए आप, कि इसके बाद इनके चेहरों पर कोई लज्जा का भाव नहीं है, और इस निर्लज्जता को पूरा देश देख रहा है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन, बड़ी बेशर्मी के साथ वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की गई। बीच में वीडियो सामने आए तो पूरी घटना को झुठलाने की कोशिश की गई कि नहीं देखिए, हम तो कुर्सी मंगवा रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम कुर्सी मंगवा रहे थे। कुर्सी मांगने का यह इशारा स्टॉप होता है, लेकिन यह कितनी देर चलेगा भाई? कोई कपड़ा अगर उधड़ जाए, फट जाए, तो एक प्रक्रिया होती है रफू करने की, लेकिन कितनी बार आप एक चीज पर रफू करेंगे? एक दिन तो सच्चाई सामने आनी है। और इसलिए एक शेर है कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। आप पकड़े गए हैं, कितना रफू करेंगे? पता चल गया है कि वंदे मातरम पूरा गाने से स्टॉप, रोका था आपने। और जब यह सब कुछ सामने हो गया, इनको लगा कि अब हो ही चुका है, तो फिर खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं। केरल में जब कार्यक्रम हुआ, वंदे मातरम बजाया ही नहीं गया। यहां तो आधे पर रोक रहे थे, वहां पर बजाया ही नहीं गया। और अब गोवा में क्या हुआ है, उसकी तस्वीर भी आप देखिए। केवल 2-3 दिन की बात है। आज गोवा में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में केवल 2 ही छंद बजाए गए। यह गोवा कल का कार्यक्रम है, आज इस पर राजनीति हो रही है। गोवा कांग्रेस की मीटिंग में वंदे मातरम बजा, लेकिन आधे से भी कम, 2 छंद केवल। अब मैं आपको 2 घटनाओं को जोड़कर दिखाना चाहता हूं। 15, 16, 17, 3 दिन कांग्रेस के मुख्यालय में क्या हुआ और गोवा में क्या हुआ, इसको आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस के मुख्यालय में जिसको भी बिठाया गया था, वहां पर शायद यह कहकर नहीं बिठाया गया, जो बजाने वाले थे, कि आपको आधा बजाना है या पुराने वाले अंदाज में बजाना है, नया नहीं बजाना है। और अब 17 को शायद ये टिप्स जो सोनिया गांधी ऐसे खुलेआम दे रही थी, वो सीधी सीधी दे दी गई है कि आपको सिर्फ 2 ही छंद बजाने हैं। इसलिए गोवा में वही हुआ है। केवल 3 दिन के अंदर ये घटनाएं हुई, और कैसे वंदे मातरम पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, इसको भी आप समझिए। लेकिन अब बेशर्मी की हद देखिए आप। बीके हरिप्रसाद, जो कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ 2 ही स्टेंजा गाते हैं। अब चाहे बीजेपी, चाहे नरेंद्र मोदी, चाहे अमित शाह हमको फांसी पर चढ़ा दें या जेल भेज दें, हम तो देखिए ये 2 ही स्टेंजा गाएंगे। मदन गोपाल मेघवाल इनके एक और लीडर हैं, वो देश के वंदे ये कह रहे हैं कि 2 छंदों के बाद जितने छंद आते हैं के अंदर लड़ाऊ और वो भड़काऊ हैं, इनकी लड़ाने की, बिड़ाने की, इसलिए हम उनका वाचन नहीं करते। उस भाग का हमने वाचन नहीं किया। और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी घटना पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो आप बोल देंगे वही राष्ट्रीय मानक बन जाए। कल को कोई दूसरी सरकार सत्ता में आ सकती है, अगर वो कुछ कह देंगे तो क्या वही नियम बन जाएगा? अरे भाई, कहने से नियम नहीं बना है, देश की संसद में बाकायदा कानून बना है, और इसका अगर आप सम्मान नहीं करते तो उसके लिए भी एक कानून बना है। यह किसी ने मुंह से नहीं कहा, देश की पार्लियामेंट ने पास किया है, किसी के कहने पर नहीं हुआ है।
देश की संसद ने बाकायदा इस पर नियम बनाया है। सरकार आएगी और मैं तो वही होता है। कहीं तक नहीं गाता था। एक वो भी लोग हैं, ये इमरान मसूद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो कहीं तक गाता ही नहीं था और ना ही कहीं तक गाऊंगा। हमें जितना करना है हमें उतना ही। आप इस बयान को थोड़ा सा गौर से सुनिए। तक भी नहीं गाता। ये कांग्रेस के सांसद हैं, वो कह रहे हैं मैं गाता ही नहीं था, ना तो कभी गाया है ना कभी गाऊंगा। हां, मैं इतना करूंगा कि खड़ा हो जाऊंगा, अधिकार है लेकिन गाऊंगा तो बिल्कुल नहीं। धर्म का पालन कर। क्यों? क्योंकि मैं अपने धर्म का पालन करना चाहता हूं, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना। अब इतने बयान जो एक साथ आए हैं, इनसे एक बात तो एकदम स्पष्ट है, क्लियर है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड क्या है, इनकी टॉप लीडरशिप क्या कर रही है। सरकार कानून बनाए तो बनाए, राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे दें तो दे दें। कांग्रेस के लिए इमरान मसूद जैसे नेता उनकी प्राथमिकता हैं, जो खुलकर कहते हैं कि मैं तो कहीं से कहीं तक ना गाता था, ना कहीं से कहीं तक गाऊंगा। तो आप एक बात समझिए कि जो लोग नहीं गाते वो तो आधा भी नहीं गाएंगे और पूरा भी नहीं गाएंगे। लेकिन इस तरह के वोट बैंक के लिए कांग्रेस किस हद तक गिरेगी, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम तो एक तर्क दे रहे हैं कि हमारा मजहब इसके बीच में आ जाता है, हम अपने मजहब को आधार बना रहे हैं कि हमें क्यों नहीं गाना है। लेकिन कांग्रेस तब भी नहीं बता रही कि हम क्यों नहीं गाएंगे। नहीं, इनका तर्क क्या है? आपका तो कोई धर्म बीच में नहीं आ रहा है, ये किसके आधार पर विरोध कर रहे हैं ये नहीं बता पा रहे हैं। मोदी सरकार ने बनाया है तो हम नहीं गाएंगे। मोदी सरकार, अरे नहीं बनाया भाई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, पहले आपने काट कर आधा कर दिया, सरकार ने कहा कि इसको पूरा गाना चाहिए, बाकायदा पार्लियामेंट में आया, इसके बाद भी आप नहीं गा रहे। और मुझे तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की एक बात याद आ रही है, जो उन्होंने एक इलेक्शन के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। और पीएम मोदी ने तब यह कहा था कि ये कांग्रेस नहीं है, ये मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस हो गई। देश के मुस्लिमों के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तबका है जो वंदे मातरम गाता भी है, सम्मान भी करता है। कुछ कट्टर लोग हैं जो बीच में मजहब को लेकर आते हैं, वो कहते हैं हम नहीं गाएंगे, लेकिन वो लोग भी ये कहते हैं कि कहीं सम्मान होगा तो सम्मान में खड़े होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस के मुसलमान सांसद जिनकी बात मैंने आपको सुनाई, इमरान मसूद, वो कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं गाएंगे, लेकिन सम्मान में खड़े होने में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस के आला कमान का हाल देखिए, 15 अगस्त की घटना को आप देखिए। क्या वोट बैंक के लिए ये इतने नीचे गिर जाएंगे कि 3 मिनट के लिए वंदे मातरम के सम्मान में खड़े नहीं हो पाएंगे? आप इसको समझिए। देश के तमाम मुस्लिम जो कट्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि देखिए सम्मान होगा, हम खड़े हो जाएंगे, गाएंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस वालों को देखिए, वो कहते हैं हम 3 मिनट तो खड़े भी नहीं होंगे, बीच में ही इधर उधर स्टॉप स्टॉप बोलने लगे। सवाल यह है कि क्या वोट बैंक के लिए इतने कट्टर हो जाएंगे? वोट बैंक के लिए इतनी कट्टरता किस बात की है? चर्चा इस पर करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता। तुम जो बोलते वही राष्ट्र कहते, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम की। हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन चुकी है। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। भाई मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? पहले जो 2 छंद हैं वो देश के वंदे, हमारे जो भारत है उसके गुणगान के हैं, और बाद के अंदर लड़ाऊ और भड़काऊ है, जो इनकी लड़ाने की बिड़ाने की फूट डालने की नीति का भाग है। उस भाग का हमने वाचन नहीं किया। हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह
हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे। बीजेपी क्या बोले, वो राष्ट्र प्रेम हमें नहीं सिखाया है। जो लोग अंग्रेजों के साथ में थे जब आज़ादी की लड़ाई में, वो हमें देश प्रेम पढ़ाएंगे, और इसलिए बीजेपी हमें ज़्यादा देश प्रेम ना पढ़ाए। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। वो बताएंगे कांग्रेस पार्टी को कौन देशभक्त है, कौन गद्दार है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सरदार आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, कारी अबरार जमाल जो प्रेसिडेंट हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के, मेरे साथ वरुण पुरोहित, लीडर कांग्रेस पार्टी के, वैभव श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सतीश के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत आरपी सिंह साहब आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि अभी एक और प्रतिक्रिया आपने सुनी। जो शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो शायरी में आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमको क्या गद्दारी की आप लोगों से टिप्स चाहिए या आप लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों इतने ज्यादा आप लोग आक्रामक हैं इस पर? सरदार आरपी सिंह। देखिए, असल में इन्होंने एक चश्मा पहन रखा है वोट बैंक का। इनके लिए राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद का कुछ लेना देना नहीं, और इसलिए इनके ऊपर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये नई प्रकार की कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने देश की आज़ादी की सो कॉल्ड लड़ाई लड़ी थी। ये नए डीएनए वाली कांग्रेस है। और ये जो क्लेम करते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में किस किस ने शहादत दी थी, मैं इनसे पूछता हूँ, 1890 में कांग्रेस बनी थी साहब। 1872 के अंदर 60 कूका मतलब सिख थे, 66 सॉरी, जिनको तोप के गोले के आगे से उड़ा दिया गया, तोप के गोले के आगे खड़े कर उड़ा दिया था। उनमें से एक छोटे कद का था, वो पत्थर ले आया कि नहीं मैं भी तोप के गोले के आगे से उड़ाऊं, मेरे को भी, मेरे साथियों के साथ। कांग्रेस बनी नहीं थी। और क्यों उड़ाया गया? क्योंकि उन्होंने खद्दर की, उन्होंने भारतीय सम्मान की बात की थी और ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार किया था। तो किस कांग्रेस की बात करते हैं? ये कांग्रेस तो वो थी जिस कांग्रेस ने देश भी बांटा था, और सिर्फ वंदे मातरम के नाम पर ही देश बांट दिया था कि नहीं हमें वंदे मातरम नहीं गाना। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ मैं, एक ये मेरे पास झंडा है टर्की का, इसमें अन्नाए वतन नाम से एक वहाँ पर पार्टी चलती है, उसका झंडा है अन्नाए वतन, जिसका मतलब होता है कि माँ को सलाम। टर्की में दिक्कत नहीं है, टर्की में अन्नाए वतन ठीक है, पाकिस्तान में माजराए वतन ठीक है, हिंदुस्तान में वंदे मातरम से दिक्कत है। हिंदुस्तान में माँ दुर्गा के वर्णन से दिक्कत है। माँ दुर्गा कोई डेटी नहीं, हिंदू की आप डेटी मत समझिए उसको, वो साहस का प्रतीक है, वह शक्ति का प्रतीक है। अब उसको भी आप इस ढंग से सोचते हो कि नहीं हमने तो माँ दुर्गा का नाम आगे इसलिए हमने वंदे मातरम नहीं गाना। तो ठीक है, इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट बैंक के चश्मे से इनको हर चीज़ को मापना है, परंतु देश के कानून के साथ चलना पड़ेगा। और देश का संविधान जो कानून वैसे संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं। देश का कानून जो बनता है वो पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट में वो बिल पास हुआ, अब उसके अगर आप उल्लंघना करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके उल्लंघना नहीं कर सकते। तो हाँ, उसमें ये जरूर है कि आपके पास इस पे एक काउंटर सवाल आपके लिए है, लेकिन पहले मैं वरुण पुरोहित का पक्ष समझना चाहता हूं। वरुण जी, क्या इसके पीछे आप लोगों की आप ले लीजिए, काउंटर सवाल ले लीजिए। जी वरुण जी की लगता है वरुण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं इसमें सतीश के सिंह साहब को इन कराना चाहता हूं। सतीश जी, क्या सोच है इसके पीछे? भाई मुस्लिम तो फिर भी कह रहे हैं कि हमारा मजहब आड़े आ रहा है और हम अपने मजहब को प्राथमिकता देते हैं किसी भी गीत के आगे। अभी कांग्रेस पार्टी को क्या प्रॉब्लम है कि देश के बने हुए कानून को उन्हें मानने में दिक्कत है, और कोई यह भी नहीं कह रहा कि आपको गायन करना जरूरी है, आपको सिर्फ सम्मान में खड़े रहना है 2-3 मिनट। देखिए, इसके बारे में तो कांग्रेस वाले ही ज्यादा सफाई देंगे, क्योंकि एक सफाई तो 15 अगस्त को भी दी गई थी और कांग्रेस वाले दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो आपने बयान सुनवाए उससे तो स्पष्ट है कि ये लोग रेसिस्टेंस पे उतरे हुए हैं। रेसिस्टेंस शब्द का उपयोग राहुल गांधी ने कुछ समय पहले किया था, ठीक है। अब ये ऐसा है, और मुझे स्पष्ट नहीं है कि क्या वो ये नया जो कानून बना है, एक मिनट, नया कानून जो बना है वो नोटिफिकेशन हो गया है क्या? गैजेट नोटिफिकेशन होता है ना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। एक बात। दूसरी बात,
जहां तक बात ये रही कि इसमें अगर कानून बन गया तब तो ये बाध्य होगा, क्योंकि संख्या बल तो इनके सामने नहीं है। अब ये कह सकते हैं जो लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो ये तो थोड़ा सा कानून का उल्लंघन हो जाएगा। और माने जो संसद में जो बनी है ये बात बिल्कुल है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता कि जो जहां तक वंदे मातरम की बात है, अगर इतिहास में चले जाएं तो आरएसएस और इससे जो निकली है बीजेपी, इनका कोई आजादी के आंदोलन में इतिहास हमें तो नहीं दिखता है। जब क्विट इंडिया मूवमेंट का बात मैंने आपसे किया था आप ही के चैनल पे, तो उस समय की क्या उनकी भूमिका रही थी ये सबको मालूम है, और वंदे मातरम सबसे ज्यादा गूंजा था उस समय। लेकिन अगर कोई भी चीज पे, अब इस पे हमारे जैसे व्यक्ति के लिए बोलना सही नहीं। अगर कानून बन गया है तो कांग्रेस वालों को सफाई देनी है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे और उनका इरादा क्या है। इसलिए आई एम नॉट द राइट पर्सन। इरादा क्या है, इरादा क्या है बताइए वरुण पुरोहित जी, क्या इरादा है आपका, और क्यों नहीं आप सम्मान में खड़े हो सकते 3 मिनट? राम मोहन जी, 2-3 पॉइंट्स मुझे बोलने दीजिएगा अनइंटरप्टेड। सबसे पहले तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक है ना, हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है खोड़ले, तो खोड़ले लोगों की खोड़ली बातों का जवाब नहीं देना चाहिए कांग्रेस पार्टी। पहला तो प्रश्न ये। दूसरा, अगर इसका एसेंट दे दिया राष्ट्रपति ने, गजट नोटिफिकेशन जैसे सतीश जी ने बताया नोटिफाई हो चुका, तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो आप मुकदमा दर्ज करिए जिसने किया नहीं किया। और एक कानून किसने बनाए? कांग्रेस के शासन में ही बने। 1950 में इम्प्रॉपर यूज भी कांग्रेस नहीं बनाया, 1971 का कानून भी कानून नहीं बना। मैं तो खुद ने रिट की हुई है, मैं आप कहोगे तो फाइल दिखा दूंगा। अशोक जो एम्बलम होता है, अशोक स्तंभ होता है, उसको उतरवाए हुए मैंने PIL करके। वो बात अलग है, मैं पूंजीपति नहीं हूँ, तो मेरी जो केस रिपोर्टिंग होने के बाद भी नेशनल लेवल पे नहीं हुआ। पूंजीपति करते हैं तो फ्लैग होस्टिंग केयर उनके लागू किए कर दिए जाते हैं, वो अलग प्रश्न है। लेकिन आप जो अभी प्रश्न उठा रहे हो बार बार, कांग्रेस ऐसा कर लिया, निर्लज हो गए। निर्लज तो ये मोदी सरकार है, हर चीज में निर्लजता ऊपर से नीचे तक झलक रही है। पहले इस पे कांग्रेस ऐसा कर रही है, कांग्रेस ऐसा कर रही है। आरपी सिंह जी ने क्या कहा? मैं एक बात बताइए, अब मुझे तो सुन लो मेरी बात। तो लॉजिक क्या है, मुझे इस बात का लॉजिक दीजिए कि अगर एक पार्लियामेंट ने कानून पास किया और आपको पूरा वंदे मातरम की ध्वनि आपको सुननी है, वो कानों में पड़ रही है, ऐसी क्या चीज है जो उसमें खराब है कि हम नहीं सुनेंगे? जी क्या जिद है कि मोदी ने पास कर दी या मोदी सरकार ने पास कर दी तो जिद आपकी बन गई है कि हम नहीं करेंगे? कोई लॉजिक तो दीजिए देश के लोगों को, उनको भी समझ में आए कि कांग्रेस पार्टी ये 1.5 मिनट से 3 मिनट पर अगर कोई शिफ्ट हुई है चीज, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मैं बोल लूं जी। अभी आरपी सिंह जी ने क्या कहा? सो कॉल्ड कांग्रेस, मतलब कांग्रेस सो कॉल्ड थी आजादी के पहले। सबसे पहले तो इन पे मुकदमा दर्ज करिए आप, जो आजादी के सिपाही है उनको सो कॉल्ड कह रहे हो आप। उसके बाद जो भी सांसद चाहे भारतीय जनता पार्टी, नाम नहीं लूंगा, तो मैं तो सबको अच्छा मानता हूं। अभी अब आप लोग बोल लो यार, किसी को बोलने देते नहीं हो। मैं नहीं बोला आपके बीच में, जब आपने सो कॉल्ड बोला मैं टोका आपको। ये कहा था सो कॉल्ड आजादी। कौन सी डिबेट कराते हो? महाभारत ही कराना चाह रहे हो देश के अंदर? आजादी की लड़ाई चलती थी, महाभारत ही कराने जाते हो देश के अंदर? खून खंजर करा रहे हो, बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। व्हाट टाइप ऑफ डिबेट इज दिस? क्या चाह रहे हैं आप? अरे भाई, हजारों साल से ही चल रही है, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के टाइम से ही चल रही है। उसकी बात कर लें, कौटिल्य अर्थशास्त्र के जमाने की। बताइए आप, ये कौन सा तरीका हो रहा है? बात हो रही है जो अंग्रेजों के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उसकी बात कर रहा हूं मैं। चर्चा नहीं हो रही है। अब तो सो कॉल्ड है क्या कांग्रेस? कांग्रेस सो कॉल्ड है आजादी की लड़ाई वाली? आपने 2 इंटरप्रिटेशन दिए, आज की कांग्रेस और जो आजादी की बात, लड़ाई की बात करती है वो सो कॉल्ड। तो सो कॉल्ड आजादी की लड़ाई लीजिए, सो कॉल्ड कांग्रेस थी, आपकी पार्टी उसमें से निकली, तो आप भी सो कॉल्ड हो गए, सो कॉल्ड हो गए आप। तो फिर मतलब थोड़ा कम से कम भाषाई आचरण तो मना के रखो। मैंने तो माना कि कानून अगर गजट नोटिफिकेशन जो सतीश जी ने कहा है उसके बाद भारत का सिटीजन नागरिक नहीं मानेगा तो वो गैर कानूनी है, उस पर कानूनी कार्रवाई। तो आपके बीके हरिप्रसाद तो बोल रहे हैं कि भाई जेल करा दो आप लोगों की। ऐसी क्या नौबत आ गई वरुण पुरोहित? देखिए क्या है कि आप पॉइंट को दाएं बाएं इधर घुमा लीजिए, कुछ होगा नहीं उससे फायदा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बीके हरिप्रसाद तो कह रहे हैं हम जेल में जाने को तैयार हैं, लेकिन पूरा नहीं गाएंगे। अब मेरी बात तो पूरी होने दो ना, दाएं बाएं कहीं नहीं घुमाता मैं तो सच। फिर क्या? मेरे को कोई डर नहीं। आप खोल दे बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल गांधी का मैं नहीं तो बीजेपी तो है ही वही,
और ये ट्रैप करती है कांग्रेस। अभी देखिए, अभी आपको सम्मान अपमान दोनों की परिभाषा याद आ जाएगी। पॉइंट पे जवाब दीजिए ना कि आप ऐसा कर लेंगे कि जेल चले जाएंगे। जेल जाना मंजूर है लेकिन गाना मंजूर नहीं है, ऐसा क्या आपसे गवा दिया भैया? राजस्थान की भाषा बोलता हूं, बोलचाल की। अरे तो मैंने यही कहा कि ऐसा क्या आपसे कोई बुरी बात कहलवाई जा रही है कि हम जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे? मुझे पॉइंट पे जवाब दीजिए। अरे आपके पॉइंट पे तो आ रहा हूं, पर आप भी तो पूरा इंट्रो दे करके ये पॉइंट पूछते हो ना क्वेश्चन, तो मुझे थोड़ा सा समय दोगे? नहीं जी बोलिए। बीच बीच में सब इंटरप्ट, कभी सरदार जी कर रहे हैं, कभी आप कर रहे हो, क्या बोलेगा? मैं कह रहा हूं वंदे मातरम गाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अधिवेशन में गाया जाता है, हमने गाया कई बार बचपन, पर 2 स्टैंजा गाए। उसके बाद आप जो कह रहे हो पूरे 6 छंद गाने में ऑब्जेक्शन क्या है, इसकी बात हो रही है। 2 छंद तो कांग्रेस में बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, बीजेपी का आजादी आंदोलन में कोई रोल नहीं है। ये तो हड़पना चाहते हैं, जैसे अडॉप्ट कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि इनके अंदर एक तृष्णा है कि इनके पास ये आरोप लगता है कि आजादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था, इसलिए ऐसे करते हैं बार बार। कांग्रेस तो ऐसी नहीं भाई, हम लोग तो देशभक्त है नहीं, आप ही हो तो बता दो। आप फांसी चढ़े थे क्या, खून दिया था क्या देश के लिए? वंदे मातरम गाना ये क्या है? कानून बन गया नहीं, तो ये लॉजिक है अवधेश जी, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है ये बताने के लिए कि हमारा देखिए देश की आजादी में योगदान था, इसलिए हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये तर्क है अवधेश जी। अरे नहीं था भाई, हमारा खाली मोदी सरकार का ही था। नहीं, आपका योगदान है तो ये दिखाने के लिए आप बचते हुए वंदे मातरम के बीच में, स्टॉप बोलना शुरू कर देंगे, है ना? ये आपका देशभक्ति दिखाने का तरीका। आप बचते हुए राष्ट्रगीत के बीच में स्टॉप बोलना शुरू कर देंगे और राष्ट्रभक्ति दिखाएंगे। नहीं, किसी ने नहीं कहा स्टॉप। कैसे नहीं किया? अरे कैसे नहीं किया भाई? विजुअल दिखाइए। करिए सोनिया गांधी जी की, नहीं लिप रीडिंग करिए सोनिया गांधी जी की वहां जाके, कैसे आरोप लगा रहे हो? ऑडियो सुनिए भाई, हमने ऑडियो सुनी। राहुल गांधी डांट रहे हैं एक व्यक्ति को। अब मुझे ये हमारा स्टेंजा है, वो तुम्हारा स्टेंजा है, ये हमारा गीत है, वो तुम्हारा गीत है। मुझे बोलना तो क्या कर रही थी मुझे बता दीजिए, चलते वंदे मातरम के बीच में आप बता दीजिए क्या 3 मिनट तक ड्रामा चल रहा है? अवधेश जी इसका रिप्लाई कर रहे हैं। अवधेश जी ओके, कोई ड्रामा नहीं चल रहा। देखिए ऐसा है कि कई बातें यहाँ ऐसी हुई हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात कि देखिए 1896 से लेकर 1936 तक सभी जानते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम गीत पूरा गाया जाता था। आप समझ लीजिए, मतलब 40 वर्ष तक पूरा गाया गया। 1896 में जब कांग्रेस ने स्वीकार किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी, वो भी मुसलमान थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग 1907 में बनी ना, उसके बाद से ही इसका विरोध शुरू हुआ। और आप जो कह रहे हैं ना कि कल क्या हुआ है, असल में टेलीविजन चैनलों ने जयराम रमेश जी का आधा स्टेटमेंट चलाया। 16 तारीख के सभी समाचार पत्रों में उनका पूरा स्टेटमेंट है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कांग्रेस में वंदे मातरम के आरंभिक छंद को गाने की ही परंपरा है। 28 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता अधिवेशन में यह तय हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति से कि वही गाया जाएगा। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम घसीटते हैं उसमें, जबकि सच यह था कि जब मुस्लिम लीग बनी 1909 से इसका विरोध शुरू हो गया। और जब मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, ये सब एक प्रकार से कांग्रेस से अलग हो गए थे, वो सारे जो है मुस्लिम पाकिस्तान की मांग करने लगे थे, तो उनको पूरे गीत पर आपत्ति थी। तो विचार विमर्श हुआ कि ठीक है भैया, कुछ हटा करके कुछ गा लो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो 1905 में प्रतिदिन प्रभात फेरियां निकलती थी स्वदेशी आंदोलन में, प्रतिदिन भाव विभोर होकर गाते हैं, उनको कोट करते हैं। इस आजादी के बाद भाई जब मुस्लिम लीग चली गई, बट गई, तो आप पूरा गाना लाना चाहिए था। आपने राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया, लेकिन न तो तय हुआ कि यह संसद के सत्र में गाया जाएगा और न पूरा गाया जाएगा ये लिखेगा। संसद के सत्र में भी बता रहा हूं, 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी, राम नायक ने उठाया, तब यह संसद के सत्र में गाना शुरू हुआ है। आखिर केरल में क्यों नहीं गाया गया? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा गीत गाया गया। केरल में तो गाया ही नहीं गया। क्यों नहीं गाया गया? वहां मुस्लिम लीग के साथ अब सरकार में है, हिमाचल में नहीं है, तो आपकी समस्या वहां है। जो कांग्रेस के कार्यालय का दृश्य है वो साफ दिख रहा है
कि जैसे ही दूसरे छंद के बाद आगे बढ़ता है, सोनिया जी हाथ से रोकने की कोशिश करती हैं। सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तीनों के नजर मिलते हैं, ये भी घूम के बात करने लगते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर गाना जो गवाने वाले हैं ललित देसाई, उनको बुलाया जाता है। ललित देसाई राहुल गांधी के पास आते हैं, लेकिन गाने वाली टीम को ऐसा पता नहीं होता है, पूरा गाना गा देती है जी। तो अब उसके बाद ये सब समस्या पैदा होती है कि भाई हमसे तो गलती हो गई, क्योंकि संसद में भी इन्होंने इसका उस रूप में विरोध नहीं किया, लेकिन कहा कि ये गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया था। और तो ये कांग्रेस इस समय तक अगर मुस्लिम लीग के दबाव में काम कर रही है, मुस्लिम लीग की मानसिकता में जी रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व की जो कांग्रेस है, अंतिम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है, वो उसमें ऐसे लोगों का वर्चस्व है, चाहे वो मुसलमानों में जो कट्टरपंथी हैं, आम मुसलमान जो मुसलमानों में कट्टरपंथी जिहादी टाइप के हैं, जो अति वामपंथी है, अल्ट्रा सोशलिस्ट हैं, जो कभी भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को कपोल कल्पित मानते हैं, वो भारत को अलग अलग भूखंड का टुकड़ा मानते हैं, वो वंदे मातरम के गाने को, भक्ति भाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी के रहते। तो जब वो मानते हैं कि हमको पूरा गाना ही नहीं है, हमसे गलती हुई ही नहीं है, तो क्षमा मांगने का क्या है। अब दूसरी बात जो कानून की आ रही है, देखिए कानून में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, केवल इतना हुआ है कि राष्ट्रगान का जो दर्जा था वो इसको दे दिया गया है। इसमें बाधा डालने, अपमान करने वाले को सजा हो सकती है। राष्ट्रपति का इस पर सिग्नेचर हो चुका है, इसका बाजाप्ता नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन केस करना, मुकदमा लड़ना नहीं है। ये विचारधारा की एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि आजादी के पहले की मानसिकता आज भी जीवित है। कांग्रेस के अंदर भी दो धारा है, वैभव श्रीवास्तव, उस समय भी दो धारा। मेरा सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी के इस कृत्य के समर्थन में है आप, इस काम के समर्थन में है आम आदमी पार्टी? क्या पक्ष है आपका वैभव जी? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये हम जो युवा इस देश में इस समय है, चाहे जेनजी, हम लोग तो वंदे मातरम को वंदे मातरम गीत जानते हैं, और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो गाना लिखा, उन संपूर्ण गाने से अपनी आत्मा को करीब पाते हैं। तो हमारे लिए ये वाला वंदे मातरम वर्सेस ये वाला वंदे मातरम कुछ नहीं है। वंदे मातरम एक ही गीत है जो बंकिम दा ने लिखा, और हम सब वो गीत गाने के उपरांत हम सब में उसी तरह का जोश और उसी तरह का आत्मसम्मान रहता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए नया नहीं है ये। जिस तरह के चाहे नेशनल आइकन्स हैं या सिंबल्स हैं, कई ऐसे इंस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें मैं वो नेहरू जी और पटेल जी वाली कांग्रेस नहीं, जो अब की कांग्रेस है, उन्होंने कई बार इस तरह के आइकन्स और इंस्टेंसेस में अपमानित किया है। किस तरह के इंस्टेंसेस, कई सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो इंस्टेंसेस है उसके कई एग्जांपल्स आप खुद भी दिखा रहे हैं, और पहले भी कई एग्जांपल्स है। डिबेट आज वंदे मातरम पे है, और वंदे मातरम को सरकार को जो लेकर रुख है, लेकिन सरकार को भी आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से बस 10 सेकंड की एक वीडियो है वो चलाना चाहूंगा, ताकि एक सबको उसका वो भांति मिले। जी, ये वीडियो है, मैं वीडियो बता देता हूं। ये वीडियो है, रशिया में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, और वहां पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। और गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया जा रहा था तो हमारा जनगण मन शान से धुन से बज रहा था। और मेरे ख्याल से हमारे ये दुखद रियलिटी थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको इतना सम्मान देना भी उचित नहीं समझा कि उसके सम्मान में, जनगण मन के सम्मान में आपने जो वीडियो प्रसारित की है, उसकी सत्यता वैभव जी आप जाने, मैं तो आपकी बात को सुन लेता हूं, ठीक है? नहीं वैभव, मैं आपकी बात को ठीक मान लेता हूं। नहीं, सुन तो लीजिए, मैं आपकी बात को ही ठीक मान रहा हूं, काउंटर नहीं कर रहा हूं इस पर। एक होता है कि हमसे कोई भूल हुई, एक ये होता है कि हमने किया, हम सही हैं, हम फिर से करेंगे, हमको जेल में डाल दो लेकिन हम करेंगे। मैं सिर्फ आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बचपने में किसी दिन राष्ट्रगान बजा हो, आपकी उंगली ना हिल गई हो, हमें सावधान खड़ा होना होता है, कई बार ऐसे हथेली खुल जाती है, लेकिन हमें उसका भाव और पता होता है, हम वापस मुट्ठी भींच लेते हैं कि नहीं, मुट्ठी बांध के खड़ा होना है। अगर कोई यह कहे डंके की चोट पे कि ना हो, जाओ जेल में डालना हो डाल दो, करना हो तो कर दो, कानून बन गया है, हमारे ऊपर नोटिस भेज दो, आप इस सोच को क्या डिफेंड करेंगे? मेरा सीधा सवाल है, और ये सभी पैनलिस्ट से सवाल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी भाव क्या है
यह प्रधान होता है इस बात को लेकर कि आप कह रहे हैं बजते हुए वंदे मातरम में कि इसको रोक दीजिए, जो बजाने वाले हैं उनको डांट रहे हैं, और फिर उसको डिफेंड करने के लिए आप दूसरी जगह जाके खड़े करेंगे हमारी परंपरा में नहीं है, ये कोई नई परंपरा बनाएगा तो मैं नहीं सुनूंगा। राम जी, मेरे ख्याल से मेरा वापस से मैं, क्योंकि शायद आप तक पहुंच नहीं पाई होगी मेरी आवाज, और मैं वापस से अपनी बात दोहरा देता हूं। वंदे मातरम एक ही वंदे मातरम है जो बंकिम दास ने लिखा था, और हम सब उस वंदे मातरम के साथ अपने आप को समीप पाते हैं। कांग्रेस के लोगों का यह आचरण रहा है, मैं आपसे पहले भी अभी दोबारा बता रहा हूं, कांग्रेस के लोगों का यह आचरण रहा है इस तरह के नेशनल जो आइकन्स हैं, वैल्यूज को डिमीन करना, और उसका वो भुक्तभोगी है। उसके लिए कौन और इसकी सख्त लहजे में भत्सना होनी चाहिए, ये मैंने अभी भी बोला, मैं दोबारा बोल दिया। लेकिन मुझे राम जी अब अपनी बात अनइंटरप्टेड करने दीजिएगा, क्योंकि सडनली बीजेपी का जो बड़ा देश प्रेम जागृत हुआ है, दस्तावेज, आधिकारिक दस्तावेज मैं आपको भी भेज दूंगा, क्योंकि इनका इतिहास में सामने लाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजर की 14 अगस्त 1947 के अंक जो पत्रिका निकली थी, उसके 2-3 लाइन पढ़ता हूं। कितने प्रेमी हैं ये लोग उसके राष्ट्र हितों के, उसके 2 लाइंस पढ़ता हूं। वो लोग जो हमारी किस्मत के दांव से सत्ता से पहुंचे हैं, भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हमारे द्वारा ना इसको कभी सम्मानित किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। ये ऑर्गेनाइजर पत्रिका की 14 अगस्त 1947 वाले अंक में है, कहिए तो मैं आपको भेज भी दूंगा। मैं ये आरएसएस की विचारधारा से छपे हुए लोग हैं, उनसे निकले हुए लोग हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पे, सतीश के सिंह। ओके, आपका पॉइंट आ गया, अवधेश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है अवधेश जी। देखिए यहाँ 2 बातें कही गई। एक तो सतीश जी का तो मैं अब क्या बोलूं, हमारे सतीश जी मतलब मित्र भी हैं और इतने बड़े सीनियर पत्रकार बोलते हैं। 2 बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जी, कि आजादी के स्वतंत्रता के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रतिज्ञा होता था, प्रत्येक स्वयंसेवक प्रतिज्ञा करता था, उसकी पंक्ति होती थी कि मैं परम पिता परमेश्वर अपने पूर्वजों का स्मरण कर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत माता की दासता से मुक्ति के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना हूं। तन मन धन से मैं अपना प्राण न्यौछावर करके भी भारत माँ को स्वतंत्र करूंगा। ये प्रतिज्ञा था, वो लिखा हुआ है। जब स्वतंत्रता हो गई तो उसी स्वतंत्रता के बाद हुआ कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए जी। दूसरा, जब अंग्रेजों ने आरएसएस के बारे में जगह जगह से रिपोर्ट आई, बैन करना चाहा, तो यही मध्य भारत की पूरी कांग्रेस खड़ी हुई कि राष्ट्रवादी संगठन है, आप बैन नहीं कर सकते हैं, सेक्रेटरी को लिखना पड़ा। लेकिन अब आज वामपंथी इतिहासकारों ने जो कुछ भी लिख दिया, वो जो बोल रहे हैं 14 अगस्त 1947 को, सतीश के सिंह साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अवधेश जी 1929 सतीश जी किसी पॉइंट के साथ की शाखाओं पर जब 26 जनवरी 1930 को तय हुआ था, सभी आरएसएस की शाखाओं पर तिरंगा झंडा फहराए गए थे, और तब से फहराया जाता है। लेकिन अब जिसको झूठ बोलना है, झूठ फैलाना है, मेरा मैं फिर वापस पॉइंट पे ये लेके जाना चाहता हूं, इतिहास में क्या हुआ, झूठ बोले ना, 1947 से पहले क्या हुआ, हमें आज का परिदृश्य कोई इस आधार पर डिफेंड करे कि आरएसएस ने ये नहीं किया तो आज हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। ये कौन सा लॉजिक है सतीश जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आरएसएस ने फला काम नहीं किया तो हम पूरे वंदे मातरम पर खड़े नहीं होंगे। ये क्या लॉजिक है? देखिए, मैं उस लॉजिक में नहीं जाना चाहता हूं। कांग्रेसी बोल रहे हैं, उन्हीं से बात कीजिए, उन्हीं को रगड़िए, और सरकार भी रगड़ेगी, कानून भी रगड़ेगी। मैं बुनियादी प्रश्न में जाता हूं कि अवधेश जी ये बताएं कि वंदे मातरम कहते हुए आरएसएस वाले कितने जेल गए आजादी के आंदोलन में। ये बात बिल्कुल सही है कि तिरंगे को लेकर सवाल किया था, संविधान को लेकर सवाल किया था, जिसमें यह कहा गया था कि इसमें बताइए इंडियन क्या है, कोई हिंदुस्तानी इसमें क्या है, और अंबेडकर के कुछ लोगों ने पुतले भी जलाए थे। तो ये सब भी इतिहास में दर्ज है। और मुस्लिम लीग और जिन्ना की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी किन लोगों ने चलाई थी, और जिन्ना के मजार पर जाके चादर किसने चढ़ाई थी, ये भी यहीं पर स्पष्ट करा दीजिए। स्पष्ट तो देखिए सतीश जी, बहुत सारी चीजें, इतिहास की डिबेट नहीं है, ये वर्तमान की डिबेट है। नहीं, वो भी सबको मालूम है कि अंबेडकर के खिलाफ कौन चुनाव लड़ता था, अंबेडकर को कौन अपने साथ लेके आना चाहता था। अभी अंबेडकर के सब प्रिय है ना, सबको अंबेडकर प्रिय है, लेकिन इतिहास भूगोल बहुत कुछ बताता है पीछे का। अभी बीजेपी के भी बहुत प्रिय हैं, अभी कांग्रेस को भी इतने प्रिय हैं बहुत ज्यादा।
लेकिन सबको मालूम है कि उस वक्त अंबेडकर जी की क्या सिचुएशन थी, ये इतिहास सबको मालूम है, ये छुपी हुई बात नहीं है। मैं कारी अबरार जमाल जी से अब तक सवाल नहीं हो पाया को अपना चुनाव का एजेंट बनाया था। एक मिनट, कारी अबरार जमाल जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। देश के मुस्लिमों को प्रॉब्लम है क्या आपको लगता है कि ये सब करने से देश का मुस्लिम वोट करता है? दोनों मालूम है। ओके, हाँ बस देखिए, मैं तो आपके इस चैनल की मारिफत से कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने के लिए देश का अपमान ना करे। देश का मुसलमान अब समझ चुका है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस नहीं है, बल्कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग का मतलब कांग्रेस। और मुस्लिम लीग कौन है ये सब मुसलमान जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मुस्लिम लीग ने जिस तरीके से भारत का विभाजन कराया, भारत के दो टुकड़े की, आज उसी मानसिकता को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम का अपमान कर रही है। ये सिर्फ वंदे मातरम का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। देश का हर राष्ट्रवादी मुसलमान जानता है, देश का हर राष्ट्रवादी मुसलमान जानता है कि ये राष्ट्रीय गीत है और इसके सम्मान में खड़े होने से न इस्लाम मना करता है, न संविधान मना करता है, न समाज मना करता है। ये लोग कहां से आते हैं, इस कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं, इस सोच को ये कहां लेकर जाते हैं? मैं तो कहता हूं, देश की वंदना करना, देश की ताजीम करना, देश की हम्द करना, देश की तारीफ करना कहां से गलत है, कहां से बुरा हो गया, कौन सी किताब में लिखा है? कांग्रेस पार्टी को आखिर इतना बरगला कौन रहा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब इस तुष्टीकरण की सियासत से बाहर आ जाना चाहिए। कौन बरगला रहा है आप लोग? जिन्ना वाली सोच से बाहर आ जाना चाहिए। वरुण पुरोहित राम मोहन जी, मैंने आपको शुरुआत में कहा ऐसा प्रोपोगंडा नरेटिव ध्यान भटकाना, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस मुस्लिम लीग। अभी सतीश जी ने बताया, सबको ही पता है कौन गया था जिन्ना की मजार पे, कांग्रेस ही गए थे क्या? आपकी सोच क्या थी? मुस्लिम लीग थी क्या थी? वो जिन्ना जी क्या थे? बाबर की मजार पे जाते हैं आप लोग। ये सब बातें देखो, जिन्ना विन्ना तो छोटे हैं नहीं है ये। आप लोग बाबर की मजार पे जाते हैं, होने तो ना बात हुआ नहीं, फिर इधर उधर की बात कर रहे हैं। अभी आपने एक फैक्ट बताया, मैंने बताया, पूरा देश नहीं चाहता। अब ये मुस्लिम परेशान है इस बात से, इसको रोको अब आप लोग, इसको रोको। किस बात को रोको? शुरू आप लोग कर रहे हो भैया, हमसे कह रहे हो रोको। तीन जगह आप लोग वंदे मातरम का अपमान कर रहे हो और आप लोग शुरू कर रहे हो। एक नियम बनाया, उसको फॉलो करने में दिक्कत है। निर्लज्जता की ये आप कर रहे हैं, निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार। पब्लिक हटाना चाहती है सरकार को। अरे पब्लिक हटा दे, हमें क्या प्रॉब्लम है इससे? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि वंदे मातरम का अपमान आप तब भी नहीं करेंगे। आप सरकार में होंगे तो भी ये सवाल पूछूंगा। इस प्रोपोगंडेबाजी को रोको, इसको प्रोपोगंडा कहते हैं। गांधी परिवार, अरे भाई समझिए इस बात को, सत्य होता है, प्रोपोगंडा वो होता है जो झूठ कहा जाए। एक घटना आप बताइए जो गलत बता रहा हूं, ये बताइए, एक घटना बताइए। चलते वंदे मातरम में सोनिया गांधी इधर उधर भाग रही है कि नहीं भाग रही है? इधर उधर हाथ चला रहे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चलते वंदे मातरम में बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है। इधर उधर तो अरे प्रॉब्लम यह है कि प्रोपोगंडा उसको कहते हैं जो झूठ हो और उसको सत्य बताया जाए। मैं सच्चाई बता रहा हूं। आपके अध्यक्ष ने कहा है कि कोई नियम बनाने से ऐसे नहीं बन जाता। आपके बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि हमको जेल में डाल दो, पूरा नहीं गाएंगे। इमरान मसूद कह रहे हैं हम नहीं गाते पूरा, नहीं गाएंगे पूरा। इसका मतलब यह है कि सच्चाई है। बताइए भाई सरदार आरपी जिन्ना की मजार पे इमरान मसूद तो नहीं गए, आप तो सोने। अरे मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग जिन्ना विन्ना को छोटा मानते हैं, ये आप लोग बाबर की मजार पे जाते हैं। आपको सपना आप तो बाबर की मजार पे जाने वाले हैं। आप करिए, काउंटर करिए मुझे। सपना आता है सोनिया गांधी, क्यों गए बाबर की मजार? गांधी ने ऐसा कहा। सरदार आरपी सिंह साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिंह साहब लास्ट कमेंट। ऐसे कहा। देखिए, जितना मर्जी ये मना करते रहे कि सोनिया गांधी जी कुर्सी मांगी थी, इनके अपने सांसद हैं मनोज सुमन, उनका बयान है, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी नहीं चाहती थी वंदे मातरम पूरा गाया जाए, हमने पूरा वंदे मातरम गाया तो इशू खत्म, उनकी तरफ से इशू खत्म है। परंतु वो खुद मान रहे हैं कि सोनिया गांधी जी नहीं चाहती थी। तो बड़ा स्पष्ट है, ये राजनीतिक चश्मे से नहीं, ये वोट बैंक के चश्मे से सोचते हैं। परंतु ये समझिए, देश का मुसलमान भी जागृत है, देश का मुसलमान भी वंदे मातरम के गीत का अपमान नहीं करेगा। ये सिर्फ कांग्रेस है, ये जो नई डीएनए वाली कांग्रेस है, ये जो वो वाली कांग्रेस नहीं है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में सो कॉल्ड योगदान दिया था। वो ये ऐसी कांग्रेस है जिसको सिर्फ वोट बैंक चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। नई मुस्लिम लीग वाली कांग्रेस है।
जी, अब मेरे पास समय इतना ही है, आप मेरे पास समय इतना ही है। मैं यहीं पे आप दोनों को रोकना चाहता हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन राष्ट्र गीत का ये अपमान पूरा देश देख रहा है, और अगर इसी राह पर कांग्रेस पार्टी रही तो आप समझ लीजिए कि नुकसान बड़ा नहीं बहुत बड़ा झेलने के लिए ये पार्टी तैयार रहे। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।